पिछले 15 सालों से ममता बनर्जी बंगाल पर राज कर रही है और स्टालिन तमिलनाडु में 5 सालों से, पर दोनों चीफ मिनिस्टर अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में इलेक्शन नहीं जीत पाए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन अपनी सीट हार गए हैं। भवानीपुर से चुनाव हार गई है ममता बनर्जी। ममता बनर्जी हारी उस पॉलिटिकल पार्टी से जो 2016 में बस 3 सीटें जीती, और स्टालिन हारे उस एक्टर से जिसकी 2 साल पहले कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी। तमिलनाडु में इस फिल्म स्टार ने वो अचीव कर दिया जो कमल हासन ट्राई करे पर अचीव नहीं कर पाए, और जिसके बारे में रजनीकांत बात करते रहे पर कर नहीं पाए। बंगाल में अब बीजेपी का झंडा लहरा रहा है, एक ऐसी पार्टी जो 2011 में बस 4% वोट जीती। तो ये हुआ कैसे? एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई वांट टू टॉक अबाउट। दिस वीडियो इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। पहले हम बंगाल के बारे में बात करेंगे और फिर तमिलनाडु के बारे में। अब बंगाल की बात करें तो फर्स्ट रीजन व्हाई बीजेपी वन is scams. Breaking news that's coming in right now. Partho Chatterjee's close aide Arpita has been arrested from Kolkata. जुलाई 2022 में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने अर्पिता मुखर्जी के घर में एक रेड करी। वो पार्था चैटर्जी के बहुत क्लोज है, जो उस समय एजुकेशन मिनिस्टर थे और ममता बनर्जी के राइट हैंड मैन। घर से मिला क्या? 21 करोड़ 90 लाख रुपए कैश अलमारी के अंदर कपड़ों के पीछे। इसीलिए दोनों को अरेस्ट कर लिया गया। अब ये पैसा तो अभी मिला है, पर ये स्कैम कई सालों से चल रहा है। जब से पार्था चैटर्जी एजुकेशन मिनिस्टर बने, उन्होंने टीचर रिक्रूटमेंट का जो प्रोसेस होता है वो सेंट्रलाइज कर दिया, जिसका मतलब है कि मिनिस्टर डिसाइड करेगा कि किस टीचर की भर्ती होगी और किसकी नहीं। और कैसे डिसाइड होता है? कौन कितना पैसा देता है। अगर आपने पैसे दिए तो आपके रिपोर्ट कार्ड के नंबर भी बदल दिए जाएंगे ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। कोविड के दौरान तो कैंडिडेट्स डायरेक्टली पैसा देते और उनके ऑटोमेटिकली अपॉइंटमेंट लेटर्स छप जाते। कैलकाटा हाई कोर्ट ने एक कमेटी बनाई इसके बारे में इन्वेस्टिगेट करने के लिए। इन्वेस्टिगेशन के दौरान उनको इतना एविडेंस मिला कि उन्होंने इस प्रोसेस को पूरी तरह कैंसिल ही कर दिया। और कुछ स्कैम्स में तो पैसा हड़प लिया जाता, दूसरे स्कैम्स में लोगों की जानें चली जाती। Tragedy in Kolkata. At least 16 people have been killed when an under construction flyover collapsed in the busy Bara Bazaar area of the city. 31 मार्च 2016 दोपहर के 12:32 विवेकानंद फ्लाईओवर जो अंडर कंस्ट्रक्शन था उसका सेक्शन गिर जाता है और 26 लोगों की मौत हो जाती है। ये लोग काम के लिए बर्रा बाजार जा रहे थे, जैसे संजय मेहरोत्रा जो लंच के बाद अपनी परिवार की दुकान की तरफ जा रहे थे। जो लोग मारे गए वो रिक्शा वाले थे, टैक्सी वाले थे और स्ट्रीट वेंडर्स थे। अब ये सुनो, कंस्ट्रक्शन कंपनी के ऑपरेशंस डायरेक्टर ने कहा कि तो भगवान की वजह से हुआ है। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि जो स्टील यूज किया गया है वो क्वालिटी टेस्ट में ही फेल कर गया। एक चाइनीज कंपनी जो लीड कॉन्ट्रैक्टर थी, उनका एक भी एम्प्लॉय साइट विजिट करने ही नहीं आया पूरी कंस्ट्रक्शन के दौरान। अब आप खुद सोचो कि स्टील ही क्वालिटी टेस्ट फेल कर गया और जो चाइनीज कंपनी थी वो कभी आए ही नहीं। अब आप बोलोगे कि आप एक छोटे से फ्लाईओवर की बात क्यों कर रहे हो? ऐसे एक्सीडेंट्स तो हर दिन होते हैं, मुंबई में होते हैं, दिल्ली में होते हैं, कई जगह होते हैं। प्रॉब्लम एक की नहीं है। अनफॉर्चुनेटली ऐसे स्कैम्स और ऐसी क्रिमिनल एक्ट्स कई बार हुई, कुछ छोटी और कुछ बड़ी। After a 31-year-old woman junior doctor was found dead at Kolkata state-run RG Kar Medical College and Hospital on Friday morning. 9 अगस्त 2024 एक 31 साल की फीमेल ट्रेनी डॉक्टर का रेप और मर्डर हुआ आरजी कर मेडिकल कॉलेज के एक सेमिनार रूम में। ये कॉलेज कोलकाता का वन ऑफ द मोस्ट फेमस हॉस्पिटल है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने आरोप लगाया कि टीएमसी के लोग एविडेंस को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। सीबीआई ने इंटरोगेशन करी तृणमूल कांग्रेस के एमएलए निर्मल घोष की। विक्टिम के पेरेंट्स ने आरोप लगाया कि निर्मल घोष ही जल्दीबाजी कर रहे थे ताकि बॉडी को समेट लिया जाए उधर से। ये केस एक चिंगारी की तरह फैला, बंगाल में ही नहीं पूरे देश में। 14 अगस्त की रात को कई सिटीजन्स देर रात एक मार्च पर निकले, पर उनको नहीं पता था कि 13 दिन बाद जब ऐसी एक और रैली होगी तो सरकार जवाब देगी टीयर गैस, लाठीचार्ज और वाटर कैनन्स के साथ। इस मूवमेंट के बाद कई लोगों का ट्रस्ट ही हट गया वेस्ट बंगाल सरकार से। वो ममता बनर्जी जो इलेक्शन जीत रही थी विमेन वोट्स के नाम पर, आज उन्हीं महिलाओं को सिक्योरिटी नहीं दे पाई अपनी स्टेट में। 15 सालों के दौरान एक पार्टी इतनी मजबूत हो गई कि वो एविडेंस भी मिटा सके और प्रोटेस्टर्स के खिलाफ कार्रवाई भी कर सके। एंड दिस इज नॉट वेरी यूनिक, क्योंकि बंगाल के लिए वायलेंस इज एन एवरीडे रियलिटी। 5 अगस्त 2024 इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के ऑफिसर्स कोलकाता से 100 किलोमीटर दूर संदेश खली इलाके के गांव में पहुंचते हैं।
उनके पास एक वारंट है क्योंकि वो इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं तब के टीएमसी के फूड मिनिस्टर ज्योतिप्रिया मलिक के खिलाफ एक राशन स्कैम रिलेटेड। इस इन्वेस्टिगेशन में वो एक और आदमी की पूछताछ करना चाहते हैं, शेख शाहजहां, जो तृणमूल कांग्रेस के डिस्ट्रिक्ट काउंसिल मेंबर है और जो इस इलाके को अपने किंगडम की तरह चला रहे कई सालों से। जैसे ही ऑफिसर्स उधर पहुंचे उनको 1000 लोगों की भीड़ मिली। इस भीड़ ने उनको घेर लिया, पीटा, गाड़ियां तोड़ी और फोन्स छीन लिए। 3 ऑफिसर्स को मेडिकल ट्रीटमेंट मिली और शाहजहां तो सुबह ही भाग गए। 55 दिन तक वेस्ट बंगाल पुलिस के पास कोई अता पता नहीं था उनका। अब 1 महीने बाद शाहजहां अरेस्ट तो हो गए, पर इस कहानी में ट्विस्ट आता है इस अरेस्ट के बाद, जब इस इलाके की महिलाएं अपना मुंह खोलती है। वो बताती है कि कैसे शाहजहां और उसके साथी कई सालों से उनके खेतों पर नदी का सॉल्ट वाटर के साथ फ्लडिंग करते ताकि ये जमीन बंजर बन जाए और वो इसको हड़प ले। महिलाओं ने बताया कि कैसे ऑफिस से कॉल आते उनको रात में सेक्सुअल फेवर्स के लिए। अगर कोई एफआईआर भी फाइल करता तो लोकल थाना ये करने से मना कर देता। अब आपको ये इंसिडेंट बहुत एक्सट्रीम लगेगा, बट लाइक आई सेड, पॉलिटिकल वायलेंस इज वेरी नॉर्मल इन बंगाल। इनफैक्ट मैंने इसके बारे में कई साल पहले वीडियो बनाया था। कई रिसर्चर्स ने स्टडी किया है इसी वायलेंस को। एक 2022 का पेपर कहता है कि बंगाल का वायलेंस दूसरी स्टेट्स की तरह नहीं है, क्योंकि ये कास्ट या फिर रिलीजन के बारे में नहीं है, बल्कि ये है पार्टी के बारे में। एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट द्वैपन भट्टाचार्य ने कहा था कि रूरल बंगाल पार्टी सोसाइटी के बलबूते चलता है। पार्टी सोसाइटी का मतलब है कि समाज कास्ट या फिर रिलीजन से नहीं चलता, बल्कि आप किस पार्टी से बिलोंग करते हो उससे चलता है। वो डिसाइड करता है कि आप दुकान कहाँ लगा सकते हो, आपको वेलफेयर कितना मिलेगा और क्या थाना आपकी एफआईआर लेगा या फिर नहीं। और ये पार्टी सोसाइटी चलाता कौन है? लोकल कार्डर, जो बेसिकली लोकल गुंडे हैं। यही गुंडागर्दी हमने 2011 इलेक्शंस और 2021 इलेक्शंस के बाद देखी थी और 2018 के पंचायत इलेक्शंस के बाद भी। ये लोग ऑपोजिशन वर्कर्स को धमकियां देते हैं और वोटर्स को भी धमकियां देते हैं। अब बंगाल के अर्बन और रूरल एरियाज में ये दादागिरी डिफरेंट थी। अर्बन एरियाज में कॉन्सेप्ट था, एक सिंडिकेट था, जब पार्टी के लोकल वर्कर्स, यंग आदमी बेसिकली डिसाइड करते कि आप दुकान खोल सकते हो या नहीं, आपको कहाँ से वर्कर्स मिलेंगे, कौन रिक्शा ड्राइव कर सकता है और आप ईंटें कहाँ से खरीद सकते हो। जबकि रूरल एरियाज में एक सिस्टम था कट मनी का। अगर मान लो आपको सरकार से एक सब्सिडी मिल रही है या कुछ फायदा मिल रहा है, हर चीज़ का रेट कार्ड है। बाकायदा ये रेट कार्ड इतना स्टैंडर्डाइज है, मान लो एक रेस्टोरेंट का फूड मेन्यू, तो अगर आपको एक फ्री टॉयलेट मिलने वाला है उसके लिए आपको 2000 रुपये देने पड़ेंगे। 2000 रुपये का अंतिम संस्कार करवाना है तो 200 रुपये दो। फ्री में घर बनवाना है तो 10,000 से 15,000 रुपये दो। 15 साल तक ये सिस्टम चलता रहा, पर 2026 में ये सिस्टम डगमगाने लगा क्योंकि लोग तंग आ गए। कुछ लोग गुंडागर्दी से परेशान थे और कुछ लोग इकोनॉमी से, स्पेशली यंग लोग जो नौकरी की तलाश में थे। और इस इकोनॉमी की हालत ना आपको क्लियरली दिख जाएगी अगर आप कोलकाता के राजरहट टाउनशिप के इस 50 एकड़ प्लॉट को देखोगे। ये प्लॉट इन्फोसिस ने खरीदा था 75 करोड़ रुपए में। उनका प्लान था एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सेंटर बनाने का, जैसे उन्होंने बेंगलुरु, पुणे और हैदराबाद में बनाया। उनको उम्मीद थी कि एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनेगा उनके लिए, जहाँ उनको टैक्स इंसेंटिव दिए जाएंगे, कंप्लायंस ईजी होगी। पर ममता बनर्जी ने ये करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार में कोई SEZ बनेगा ही नहीं। और ये इतना सरप्राइजिंग नहीं है क्योंकि ममता बनर्जी पॉपुलर ही हुई थी टाटा नैनो फैक्ट्री की प्रोटेस्ट की वजह से, जिसकी वजह से रतन टाटा को बंगाल छोड़कर गुजरात जाना पड़ा अपनी फैक्ट्री सेटअप करने के लिए। तो इन्फोसिस को मना कर दिया और ऐसा ही किया विप्रो के साथ, जिसने सॉल्ट लेक में भी एक जमीन खरीदी थी इसी चीज के लिए। और इन्फोसिस ने जो 50 एकड़ का प्लॉट खरीदा ना, वो 8 साल तक खाली रहा क्योंकि सरकार SEZ देना नहीं चाहती थी। अब बाद में इन्फोसिस ने कहा यार SEZ छोड़ो, मुझे एक बिल्डिंग बनाना था। तो ऑब्वियसली कोई कंपनी कोई भारी इन्वेस्टमेंट नहीं करेगी ऐसी सिचुएशन में, तो उन्होंने बस 100 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करे। जबकि बेंगलुरु में उनका कैंपस 30,000 इंजीनियर्स को एम्प्लॉय करता है। फैक्ट्रीज को भगाने में लोकल गुंडों ने भी उनकी मदद करी। लोकल TMC यूनिट हफ्ता वसूली भी करता किसी भी बिजनेस पर्सन से। जो सिंडिकेट सिस्टम मैंने आपको बताया था ना, वो डिसाइड करता कि अगर आपको कंस्ट्रक्शन मटेरियल खरीदने हैं, कौन से प्राइस में आप खरीदोगे, लेबर हायर करना है,
तो किससे हायर करोगे? और अगर उनकी बात नहीं मानी तो आपके खिलाफ प्रोटेस्ट स्टार्ट कर देंगे। अब सरकार ने बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट जरूर ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करी हर साल। पिछले साल तो ममता बनर्जी ने बोला कि उनको 4.5 लाख करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स मिले। पर अगर आप पॉलिटिक्स को फॉलो करते हो आपको भी पता है कि इन प्रपोजल की घंटा वैल्यू होती है। 4.5 लाख करोड़ क्या 100 लाख करोड़ बोल दो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए जहाँ कर्नाटका में टेक इंडस्ट्री पनप रही थी, महाराष्ट्र में फैक्ट्रीज, गुजरात में केमिकल प्लांट्स और तमिलनाडु में फॉक्सकॉन आईफोन असेंबल कर रही थी, बंगाल की इकोनॉमी जो एक समय देश की सोने की चिड़िया होती थी, जहाँ दुनिया भर के टेक्सटाइल्स बनते थे, उसकी हालत खस्ता थी। और ये हालत आप देख सकते हो उधर के रेलवे स्टेशंस, चाहे वो हावड़ा हो या आसनसोल में, जहाँ हर दिन हजारों बंगाली आदमी ट्रेन चढ़ते बंगाल को छोड़ने के लिए। अब मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देता हूँ। 2024 के एस्टिमेट्स के हिसाब से केरला में 25 लाख माइग्रेंट वर्कर्स हैं, जिनमें से 20% यानी कि 5 लाख बंगाल से आए हैं। और क्यों ना, क्योंकि बंगाल के मुर्शिदाबाद इलाके में काम करने के लिए आपको डेली के 200 से 400 रुपए मिल जाएंगे, जबकि केरला में अप टू 1000 रुपए। इसी वजह से लोग 3000 किलोमीटर ट्रैवल करते बंगाल से केरला बस काम करने के लिए। अब इन सारी प्रॉब्लम्स निपटने के लिए ममता बनर्जी के पास एक स्ट्रैटेजी थी, वेलफेयर पॉलिटिक्स। जैसे छाया माशी साउथ कोलकाता में एक डोमेस्टिक हेल्प है। सितंबर 2021 में उनको बैंक अकाउंट में 500 रुपए मिले लक्ष्मी भंडार स्कीम के जरिए। 5 साल बाद ये 500 रुपए 1500 रुपए हो गए और शेड्यूल कास्ट या फिर शेड्यूल ट्राइब महिला को 1700 पर महीने मिलते। इस स्कीम से 2 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को फायदा मिलता बंगाल, विच इज वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव वेलफेयर स्कीम्स इन आवर कंट्री। अब ये सुपर पावर थी ममता बनर्जी की। तो जब बीजेपी आई उन्होंने कि आप 1500 रुपए देते हो तो हम 3000 रुपए देंगे। तो जो सबसे बड़ा त्रिशूल था ममता बनर्जी का वो ही टूट गया। नाउ लेट्स कम टू द लास्ट पॉइंट एंड द मोस्ट कंट्रोवर्शियल पॉइंट, SIR, which is Special Intensive Revision of Voter Rolls। पिछले साल अक्टूबर में इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि वो SIR लॉन्च करेंगे। इसका ऑफिशियल पर्पस बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड था कि भाई वोटिंग लिस्ट में कई लोग हैं जो मर चुके हैं, कई के डुप्लीकेट नाम है, हम एकदम क्लीन करना चाहते हैं इसको। अब ये क्लीनिंग ना पिछली बार 2002 में हुई थी, तो इलेक्शन कमीशन ने ये प्रोसेस फॉलो किया कि वो सबसे पहले 2002 की वोटर लिस्ट को डिजिटाइज करेंगे। तो बंगाली से ये इंग्लिश में ट्रांसलेट करी गई और सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग की एल्गोरिथम से डिजिटाइज करी गई। फिर उन्होंने लिस्ट बनाई उन लोगों की जो वोटिंग कर सकते हैं अभी, और फिर कंपेयर किया कि क्या ये लोग 2002 की लिस्ट में थे या नहीं। अगर नहीं थे तो आपके फादर या फिर ग्रैंडफादर थे या नहीं, और अगर वो भी नहीं थे तो डिलीट। एक्सेप्ट इसमें कई प्रॉब्लम्स आई। अगर 2002 में आपका सरनेम बंदोपाध्याय था जो 2025 में बैनर्जी हो गया, या मुखोपाध्याय था जो 25 में मुखर्जी हो गया, या नाम मिजानुर था पर फिर ZJ बन गया, तो आपको फ्लैग कर दिया जाएगा। और ऐसी कई कहानियां आई स्पेशली मुस्लिम्स की। जैसे ये है हसनारा खातून जो बांग्लादेश बॉर्डर के पास मालदा डिस्ट्रिक्ट में रहती है। उनके पिताजी ने वोट किया, ग्रैंडफादर ने और ग्रेट ग्रैंडफादर ने भी, पर 7 में से 5 परिवार के सदस्य को रेड फ्लैग बुला दिया, तो आपकी वोटिंग राइट सस्पेंड हो गई। जब पूरा प्रोसेस कंप्लीट हुआ 12% वोटिंग लिस्ट में नाम रेड फ्लैग में थे। फाइनल नंबर आया 90 लाख लोगों का। अब इनमें से जो 65 लाख नाम थे वो जेन्युइन थे, या तो डुप्लीकेट थे या फिर किसी की डेथ हो चुकी थी, इसलिए उनका वोटिंग लिस्ट में नाम नहीं होना चाहिए। पर अराउंड 25 लाख लोग, दिस वाज द मेन कंट्रोवर्सी। अब ये लोग अपील जरूर कर सकते थे, पर इस अपील की कंप्लीशन को 2 साल लगते, और सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को कहा कि भाई अपील तो चलता रहेगा, आप अपना इलेक्शन मत रोको। तो अब तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि भैया बीजेपी ने इलेक्शन कमीशन के जरिए हमारे वोटर्स को हटा दिया। बीजेपी का कहना है कि ये तो इलेक्शन कमीशन ने किया और जिनका नाम होना नहीं चाहिए हमने उनको हटाया, और वो लोग अपील भी तो कर सकते हैं। अब पहला क्वेश्चन है कि इलेक्शन पर इसका इम्पैक्ट था या नहीं। इंडियन एक्सप्रेस और हिंदुस्तान टाइम्स की एनालिसिस के हिसाब से इम्पैक्ट नहीं था। जहां ज्यादा वोटर डिलीशंस हुई उल्टा उधर तृणमूल कांग्रेस जीत गई। पर आप ये आर्ग्यूमेंट जरूर दे सकते हो कि मैटर नहीं करता कि इसका इलेक्शन पर कोई इफेक्ट आया या नहीं। मैटर ये करता है कि इलेक्शन के बस कुछ टाइम पहले ही आपने 25 लोगों को हटवा दिया, उनकी डेमोक्रेटिक राइट का क्या। पर जो एंड रिजल्ट आया वो है कि तृणमूल कांग्रेस वाज हैंडसमली डिफीटेड। अब मेरे लिए दूसरा इलेक्शन ज्यादा इंटरेस्टिंग था। DMK ने तमिलनाडु को 16% GDP ग्रोथ रेट थी, वन ऑफ द हाईएस्ट इन द कंट्री। फिर भी वो हार गए एक सुपर स्टार से, एक ऐसा स्टार जिसकी 2 साल पहले कोई पॉलिटिकल पार्टी भी नहीं थी। तो भाई ये कैसे हुआ? What you see are visuals of celebrations by the fans, because for them this is nothing short of a festival every time a Vijay film releases. 5 सितंबर 2024 चेन्नई। ये वीडियो है
विजय की मूवी गोट ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम के फर्स्ट डे फर्स्ट शो के पहले। इस फिल्म रिलीज होने के 7 महीने पहले विजय ने अपनी पॉलिटिकल पार्टी TVK लॉन्च करी थी। फैंस सेलिब्रेट कर रहे थे ढोल के साथ, डांस के साथ और दूध के साथ। अब सरकार को पूरा अंदाजा था कि पागलपन होगा। इनफैक्ट सरकार ने ही कहा था कि वो एक रूल रिलैक्स कर रहे हैं जिससे मूवी थिएटर 5 शो दिखा सकते हैं हर दिन, ताकि कई लोग इस मूवी को देख सकें। अब ये जो सेलिब्रिटी वर्शिप है ये तमिलनाडु में कई जानी मानी चीज़ है। एक एग्जाम्पल आपको देता हूँ। एक फैन थे दामोदरन जो एक रिपोर्टर को मिले। दामोदरन ने अपनी शर्ट निकाली रिपोर्टर को दिखाने के लिए कि अंदर है क्या, और उनके दिल के ऊपर टैटू था विजय का चेहरा। दामोदरन ने कहा कि मेरे लिए तो यही भगवान है। NGR हो, शिवाजी गणेशन या रजनीकांत, तमिलनाडु में फिल्म स्टार्स को भगवान ही माना जाता है। और इसी चीज ने मदद करी विजय को जब अक्टूबर 2024 में उन्होंने अपनी पहली पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस बुलाई एक छोटे से शहर में। कितने लोग आए? 50,000 लोग इस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के लिए। कई लोग रात में सोए उधर ही ताकि उनको सीट मिल जाए। सरकार को टोल कलेक्शन बंद करना पड़ा ताकि ट्रैफिक जाम ना हो। कई लोग उधर घायल हो गए गर्मी के मारे। अब ये सेलिब्रिटी वर्शिप कई लोगों ने यूज की है अपनी पॉलिटिक्स में। विजयकांत हो या फिर कमल हासन, दोनों ने ट्राई किया पर वो फेल कर गए। पर विजय की कहानी थोड़ी अलग है। तमिलनाडु में एक स्क्रिप्ट लिखी गई है कि अगर आप एक स्टार हो तो आप पॉलिटिक्स में कैसे एंटर करोगे। MGR ने लिखी और फिर जयललिता ने इसको रिफाइन कर दी। फॉर्मूला बहुत सिंपल है। फिल्में बनाओ जहां आप गरीबों की मदद करते हो, फिर अपना चेहरा हर स्कीम पर छाप दो। कैंटीन हो, मील प्रोग्राम हो, बेबी किड्स हो, नमक हो। विजय जो चेन्नई में पैदा हुए एक फिल्म फैमिली में, वो ये स्क्रिप्ट पढ़ चुके हैं और समझ चुके हैं। और ये प्रोसेस पर एक हफ्ते का प्रोसेस नहीं है, इसको 20 साल लगे। 2004 की फिल्म गिल्ली के साथ विजय सुपरस्टार बन गए। इस फिल्म का विलेन एक लोकल गुंडा है, जबकि विजय का कैरेक्टर आम आदमी है जो इस गुंडे से लड़ाई करता है। 2013 में थलाइवा फिल्म रिलीज होती है, जहां एक यंग आदमी अपने पिताजी की पोस्ट लेता है उनके पॉलिटिकल एम्पायर को संभालने के लिए। AIADMK सरकार तो इस फिल्म से इतना डर गई कि उन्होंने इस फिल्म को रिलीज करने से ही मना कर दिया, ये कहते हुए कि लॉ एंड ऑर्डर इश्यू हो जाएंगे। विजय को नेगोशिएशन करनी पड़ी सरकार से, जिसकी वजह से 1 हफ्ते बाद ये फिल्म रिलीज हुई। 2018 आते आते जो पॉलिटिकल मैसेज था ना, ये डायरेक्ट होने लगा। जैसे फिल्म आई सरकार, जहां कैरेक्टर्स दिखाए गए जो अपनी जिंदगी से तंग आ चुके हैं और मिक्सर ग्राइंडर और टीवी सेट फेंक रहे हैं। ये वही चीजें हैं जो AIADMK और DMK सरकारों ने अपने वोटर्स को दी है। दोनों पार्टीज गुस्सा हो गई और उन्होंने इतना प्रेशर डाला कि जो फिल्म क्रू है उनको म्यूट करने पड़े अपने डायलॉग्स। फिर उनकी आखिरी फिल्म जननायकन, जिसका मतलब है पीपल्स लीडर, उन्होंने कहा कि ये उनकी फेयरवेल फिल्म है। इन 20 सालों में विजय ने अपनी एक इमेज बनाई और इस इमेज की वजह से जोसेफ विजय चंद्रशेखर विजय से थलापति विजय बन गए, यानी कि लीडर विजय। अब वो लीडर तो बन गए, पर लीडर को भी आर्मी की जरूरत होती है और ये आर्मी उनके फैंस ने बनाई। 2009 में पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च करने के 15 साल पहले विजय ने एक ऐसी चीज करी जो किसी भी स्टार ने नहीं करी। उन्होंने अपने सारे फैन क्लब्स को एक रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन VMI में मर्ज कर दिया, जिसका हेड ऑफिस चेन्नई में था। और इंटरेस्टिंग बात देखो कि इस ऑर्गेनाइजेशन में यूथ विंग है, डिस्ट्रिक्ट हेड है और स्टूडेंट विंग है। इसीलिए विजय का फैन क्लब दूसरे फैन क्लब से बहुत अलग है। उन्होंने अपने फैंस को बताया कि भाई तुम अपने परिवार के बारे में सबसे पहले सोचो, अपनी परिवार की मदद करो, फिर दूसरों की मदद करना। एक्चुअली विजय फैन क्लब नहीं बना रहे थे, वो एक कार्डर बना रहे थे। 2012 में एक 15 साल का लड़का थिएटर छोड़कर सीधा लोकल VMI ऑफिस में गया ताकि वो इसका भाग बन पाए। ऐसी तगड़ी रिक्रूटमेंट थी विजय की। जब साइक्लोन थाने आया तमिलनाडु में, तो VMI वॉलंटियर्स ने रिलीफ कैंप सेटअप करे। जब 2017 में अनीता, एक लड़की ने अपनी जान ले ली नीट एग्जाम में फेल होने के बाद, विजय ने उसके परिवार को पैसे ट्रांसफर करे। अगले साल के साइक्लोन में उन्होंने हर VMI डिस्ट्रिक्ट हेड को 4.5 लाख रुपए दिए ताकि वो रिलीफ ऑपरेशंस कर पाए। अब ये जो कहानी बन रही थी ये क्लियर हो जाती है अक्टूबर 2021 में, जब तमिलनाडु के रूरल लोकल बॉडी इलेक्शन में VMI ने 169 सीट्स में इलेक्शन लड़ा और वो 115 जीत गए। 65% की स्ट्राइक रेट, एक कम्प्लीटली नई ऑर्गेनाइजेशन थी। याद रहे कि कमल हासन ने भी अपनी पार्टी लॉन्च करी थी और सेम इलेक्शंस में भाग लिया था 2018 में। वो कितनी सीटें जीते? 0।
डीएमके जो ये रूरल बॉडी इलेक्शन बहुत आसानी से जीत गई थी, उन्होंने ज्यादा अटेंशन नहीं दिया इस चीज को। डीएमके के स्पोक्स पर्सन ने कहा कि ऐसी चीजों की टेंशन छोटी पार्टीज लेंगी, और विजय को मीडिया को यूज करना बहुत अच्छी तरह आता था। इसे 2021 के असेंबली इलेक्शंस में पोलिंग बूथ पर विजय एक साइकिल पर गए। अब विजय की टीम ने कहा कि ये तो नॉर्मल साइकिलिंग है, इसमें क्या बड़ी बात है, पर याद रहे कि एमजीआर को तगड़ा सपोर्ट रिक्शा पुलर से मिलता था और विजय की इस बाइसिकल राइड को इतना ज्यादा मीडिया अटेंशन मिला जिससे उनका ऑब्जेक्टिव अचीव हो, लोगों के दिमाग में बसने का। और फैंस अपने ही अंदाज में गेस करने में लगे हैं कि आखिर थलपति विजय यहाँ क्या सिग्नल देना चाहते थे। एक दूसरे यूजर ने लिखा, इट्स नॉट जस्ट अ राइड, इट्स अ स्टेटमेंट। इस वजह से जो लोग ये चीज ढंग से पढ़ रहे थे वो सरप्राइज नहीं हुए जब 2024 में उन्होंने अपनी पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च करी, और जब उस साल अक्टूबर में उन्होंने पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस करी, लोग पागल हो गए जब वो स्टेज पर चढ़े। कई महान लीडर्स जैसे पेरियार, अंबेडकर और कामराज के कटआउट्स उन्होंने लगाए, ये दिखाने के लिए कि उनकी पार्टी की आइडियोलॉजी है क्या। और वही इंटरेस्टिंग बात है, उन्होंने अपनी आइडियोलॉजी बेसिकली वैसी ही बनाई जैसी दूसरी पार्टीज की तमिलनाडु में, द्रविडियन आइडियोलॉजी वेलफेयर पॉलिटिक्स के साथ। तो भाई लोग कंफ्यूज नहीं हो जाएंगे, क्योंकि दोनों डीएमके और एआईएडीएमके पेरियार का गाना गाते हैं, वो बोलते हैं कि हम वेलफेयर करना चाहते हैं। तो भाई आइडियोलॉजी में डिफरेंस क्या है? द आंसर इसकी आइडियोलॉजी में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लीडर में डिफरेंस है। विजय ने सीधा निशाना डाला एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल पार्टीज पर कि ये सारी पार्टीज एक परिवार चला रहा है जो पूरी तरह करप्ट है। कई लोग ये अटकलें लगाने लगे कि विजय विल अलाइ विद बीजेपी, पर वो कहते हैं कि बीजेपी उनका आइडियोलॉजिकल ओपोनेंट है। विजय ने अपने आप को एज एन आउटसाइडर दिखाया कि ना वो कोई पॉलिटिकल फैमिली से है और वो इन डीएमके और एआईएडीएमके से तंग आ चुके हैं। अब कई लोगों को लगा था कि सितंबर में जो इंसिडेंट होता है उससे विजय कभी रिकवर नहीं कर पाएंगे। 27 सितंबर को उनको 2 वेन्यूज में स्पीच देनी थी, पर दोपहर की स्पीच के लिए सुबह के 9 बजे से ही भीड़ इतनी ज्यादा जमा हो गई। लोग 6-6 घंटे वेट कर रहे थे और गर्मी के मारे तड़प रहे थे। अब यूजुअली ना विजय अंदर की लाइट जला देते अपनी बस की ताकि उनके सपोर्टर्स देख पाए, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। जो सपोर्टर्स थे, भीड़ थी जो सपोर्टर्स की, वो आगे दबाने लग गए अपने आप को ताकि वो विजय को देख पाए। और हुआ क्या? 3 सेपरेट स्टैम्पीड्स हुए। टोटल में उस रात 40 लोग मारे गए। तमिलनाडु पुलिस ने एक एफआईआर दर्ज करी विजय के खिलाफ। दिल्ली के सीबीआई हेडक्वार्टर्स में उनकी क्वेश्चनिंग हुई, पर जो मीनिया था विजय का वो रुका नहीं। दिसंबर में उन्होंने एक और रैली करी। पुलिस ने कहा कि इस बार बस 5000 लोग ही अलाउड होंगे, पर एकदम भीड़ जमा हो गई उधर। 5000 लोग तो छोड़ो, विजय ने अपनी पॉपुलैरिटी यूज करी यंग लोगों के बीच ये इलेक्शन जीतने के लिए। किसी भी गांव में चले जाओ आप तमिलनाडु के, आपको एक बोर्ड मिलेगा उनकी फैन एसोसिएशन का। अब इन लोगों के परिवार ने कई सालों से डीएमके और एआईडीएमके को वोट दिया, पर ये लोग गांव वालों को कन्विंस करने लग गए कि अब टाइम है एक नए चेहरे का। विजय ने भी इस इलेक्शन को बताया कि ये एक जनरेशनल इलेक्शन है। करीब 15 लाख फर्स्ट टाइम वोटर्स होने वाले तमिलनाडु में। ये वो वोटर्स हैं जो विजय की फिल्म्स बचपन से देखते आ रहे हैं और एक क्रेजी ऑब्सेशन है उनके दिमाग में विजय के बारे में। और आइडियोलॉजी तो डिफरेंट है नहीं, इसलिए उन्होंने भी अपनी वेलफेयर पॉलिटिक्स खेली। अनएम्प्लॉयड लोगों के लिए 4000 रुपए पर महीना, इंटरेस्ट फ्री एजुकेशन लोन 20 लाख रुपए तक का, 5 लाख इंटर्नशिप दी जाएगी जहाँ आईटी ग्रेजुएट्स को हर महीने 8000 रुपए मिलेंगे। और उन्होंने ऐसी पॉलिसी भी डाल दी अपनी मैनिफेस्टो में जो कई द्रविडियन पार्टीज भी नहीं डालती। तमिल फर्स्ट पॉलिसी, 75% जॉब्स तमिल लोग के लिए रिजर्व होंगी तमिलनाडु में। तमिलनाडु पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम्स जो कभी भी तमिलनाडु में टाइम पर नहीं होते, उन्होंने कहा कि एक प्रॉपर स्केड्यूल के साथ होंगे। तो बेसिकली दूसरी पार्टीज भी वेलफेयर गेम खेलती है, उन्होंने कहा मैं भी खेलूंगा। अब जो मैंने क्वेश्चन पूछा था स्टार्टिंग में वो था कि यार अगर इकोनॉमी अच्छा कर रही है तो फिर लोगों ने दूसरी पार्टी को क्यों मौका दिया सिलेक्शन में तमिलनाडु में। तमिलनाडु की डबल डिजिट ग्रोथ है, 2021 तक 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने का वादा है। मैंने इस चीज पर वीडियो भी बनाया था कि भाई एप्पल और कई फैक्ट्रीज अब तमिलनाडु में सेटअप हो गई। अब फैक्ट्रीज तो बन गई, पर इसका मतलब नहीं है कि लोगों को नौकरियां मिल रही है। हर 3 एजुकेटेड नौजवानों के लिए एक ही को नौकरी मिल रही है। अब इवन दो मैंने एक वीडियो बनाया था कि तमिलनाडु की इकोनॉमी कितना अच्छा कर रही है, क्लियरली ऑन द ग्राउंड कुछ और ही चल रहा है। अगर लोगों के पैसे बन रहे होते तो वो क्यों वोट करते किसी और को। पर व्हाटएवर यू से, व्हाट अ क्रेजी इलेक्शन जहाँ कंप्लीटली न्यू पॉलिटिकल पार्टी इतनी ज्यादा सीट जीत गई तमिलनाडु में, जहाँ 70 साल से बस 2 पार्टी का राज है। अब अनफॉर्चुनेटली फॉर विजय, उन्होंने मेजॉरिटी मार्क क्रॉस नहीं किया, तो उनको कुछ अलायंस ढूंढनी होगी अगर वो चीफ मिनिस्टर बनना चाहते हैं तो। किसके साथ? दिस विल फाइंड आउट इन द नेक्स्ट फ्यू डेज।